सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हमारा टॉपिक शुरू होगा और ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यू करूंगा आज इसको। और दूसरी चीज आपको बता देता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस भी अब हमने आपको बताया चैप्टर को, जो मेन मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कशन करने के बाद क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपका एक सिंपल सा बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। ठीक है ना? तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। बहुत सारे लोग आ जाइए जल्दी से बैच पर, और फिर हम लोग शुरुआत भी कर लेते हैं। और आज जितने भी टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन भी हो जाए आपके साथ में, है ना? तो थोड़ा ठीक रहेगा। और आपको पढ़ाई समझ में तो आ ही रही होगी। हमारा अपना जो लेवल है, नीचे से ऊपर की तरफ चलने की आदत है। देखिए ये सब मैंने स्क्रीन आपके सामने शेयर करूंगा। अभी आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं, तो आप देखिए ध्यान से। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए ये वीडियो, है ना? बिल्कुल एक एक टॉपिक देखते रहिएगा, डेली देखते रहिए, डेली साथ बने रहिए हमारे। हम आपको अप टू मार्क कर देंगे एग्जामिनेशन तक, ये मेरा आपसे वादा है। जैसा कि हम लोगों ने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पर ला करके टॉपिक को छोड़ा था, हम टॉपिक को ला करके छोड़ा था, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन की ट्विस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने आपसे बोला था कि सोमरफील्ड का मॉडल, हालांकि अभी तक सोमरफील्ड के मॉडल पर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन आपको ये भी बता दिया था मैंने कि बोहर मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या थे। जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि जीमन इफेक्ट कब आता है, तो मैंने शायद आपको तरीका भी बताया था। जीमन जब लिखा जाता है तो एम आता है, और अगर स्टार्क लिखा जाएगा तो एम नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जीमेन हो तो इसका मतलब हुआ ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइन को तोड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन को तोड़ देगा, और ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में तोड़ देगा। तो आप याद रखेंगे, एक दो ही फील्ड आपने देखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। So when the splitting of the spectral lines in the magnetic field is called Zeeman effect, or splitting of the spectral line in the electric field is called Stark effect। तो ये मैं बहुत सारी ट्रिक्स आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ। आप लोगों ने YouTube पर एक वीडियो जरूर देखी होगी कि जैसे क्वेश्चन अगर मेरा आया, जैसे YouTube पर आपने वीडियो आज मैंने डाली है, देखी होगी कि क्वेश्चन अगर आया कि एलिजरिन जो होता है वो कब जो है वो रेड बनेगा और कब आपका जो है वो ऑरेंज बनेगा। तो मैंने आपको तरीका बताया था। ओ के साथ में एन आता है और आर के साथ में पड़ोस में एस आता है। लुबना तरीका कैसा लगा आपको? आर के साथ में एस आता है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सल्फर वाला SO3H ग्रुप जोड़ेगा तो मीनिंग ये हो गया कि फिर हम, इसका मतलब ये है कि ये क्या लगाएंगे इसमें, ये रेड कलर का कंपाउंड बनाएगा। और अगर ये ऑरेंज बनाएगा तो नाइट्रेशन करना पड़ेगा। एस का मतलब सल्फोनेशन करना पड़ेगा। ही इंपॉर्टेंट ट्रिक, बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक्स मेरे पास बहुत सारी रहती हैं जिन्हें मैं खुद बनाता हूँ, है ना? ये आप कहीं भी नहीं देखेंगे। जो मेरी ट्रिक्स अपनी होती है, पर्सनल होती है, ये आप कहीं भी नहीं ढूंढ पाएंगे। कहीं भी किसी की भी वीडियो देख लीजिए, आपको ये ट्रिक्स जो मैं देता हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल ट्रिक्स हैं जो केमिस्ट्री पर बेस्ड बनाई गई हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर, ऐसी ट्रिक्स का आप लोग लिख लिया करिए, जहां भी जरूरत पड़े लिख लिया करिए। देखिए सोमरफील्ड ने क्या कहा था वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सोमरफील्ड का जो मॉडल है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ लिखे दे रहा हूँ। सोमरफील्ड का जो मॉडल है, सोमरफील्ड का मॉडल है, FEILD है शायद, FELD ही है, FELD, सोमरफील्ड मॉडल, मॉडल ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम, यानी एटम का जो जो सोमरफील्ड ने मॉडल दिया था, इसको मॉडिफिकेशन भी बोला गया है। कुछ जगह इसको मॉडिफिकेशन भी बोला गया है कि ये मॉडिफिकेशन जो है इन्होंने किया था। इन्होंने सबसे पहले ये बताया था, इन्होंने एजीमुथल क्वांटम नंबर को सपोज किया था। इन्होंने एक्चुअल में जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की फाइन लाइंस के स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करके सोमरफील्ड ने अपना मॉडल दिया था। और उन्होंने मेनली जो मॉडल था, ये हमेशा, वैसे तो सभी क्वांटम नंबर होते हैं, लेकिन दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन, यहाँ पर पॉइंट वाइज में लिख दूं ज्यादा बेटर रहेगा मुझे लगता है। यहाँ बेस्ड ऑन, ये मॉडल किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन, मर्दन सिंह जी बताइए, बेस्ड ऑन एंगुलर क्वांटम नंबर, यानी एंगुलर क्वांटम नंबर पर ये मॉडल बेस्ड था। यानी एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कंसिडरेशन जरूर किया गया होगा। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये माना गया था
जी स्मिता बोलिए, कुछ कहना चाह रही हैं जी स्मिता। सर मानना तो अच्छी उसकी मम्मी तो मैं देंगी। स्मिता कुछ कह रही हो। जी सर, सर एक क्वेश्चन सर बहुत बार सोच रहे आपसे पूछ नहीं पा रही, आया था सर ये पेपर में भी। हाँ सर जो क्वांटम थ्योरी के बारे में बताया था, ऊर्जा के बारे में, तो सर सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था, प्लांक ने कि प्लैंक, हाँ बोहर प्लैंक। ने? नहीं नहीं, क्वांटम थ्योरी के बारे में प्लैंक ने बताया था, बोहर ने नहीं बताया था। नहीं सर, प्लांक वही लगाए थे, लेकिन सर शायद बोहर ने तो क्वेश्चन उनके पर उसके पढ़िए, बाद। क्वेश्चन पर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं क्वेश्चन को समझूं। आप एक शॉर्ट में पूछना चाह रही हैं, अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। सर वो आया था एग्जाम में, उसमें इस माने भाषा तो मुझे पूरी याद नहीं है। मेन चीज अब लैंग्वेज, आपने क्योंकि डायरेक्ट पूछा कि किसने थ्योरी दी थी, तो प्लैंक ने ही दी थी। वो लेकिन वो वो उसी वजह से वो सर, लेकिन उसमें शायद ऐसा कुछ था कि कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने हाँ माने। देखिए, अब मैं समझ समझ गया। मैं क्वेश्चन ये होगा कि जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो आई थी, ये इसका कंसेप्ट कहाँ से जनरेट हुआ है। अगर कंसेप्ट की बात आएगी तो बोहर ने इस बात को समझा दिया था कि भाई प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे एटम के बारे में समझाया था बोहर ने, लेकिन उन्होंने प्लैंक। ऊर्जा के बारे में बता दिया था, लेकिन हाँ उनने क्वांटम शब्द नहीं हाँ, दिया था। क्वांटम शब्द नहीं दिया था, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट। ये तो क्वेश्चन की ट्विस्टिंग इसी को कहते हैं ना, इसी को जी क्वेश्चन की ट्विस्टिंग कहते हैं। अब आपने पूछा पहले क्या, प्लैंक क्वांटम थ्योरी किसने दी थी, तो फिर जी आंसर नहीं, प्लैंक ही आएगा, है ना। उसमें ये था एनर्जी, शायद कि एनर्जी का कंसेप्ट बोहर ने दिया था, हाँ एनर्जी का। हाँ चलिए ठीक एनर्जी। ठीक। चलिए ठीक है। तो बेस्ड ऑन द एंगुलर क्वांटम नंबर, ये एंगुलर क्वांटम नंबर पर सोमरफेल्ड का मॉडल था। और दूसरी चीज आपको बता दें, इन्होंने ये भी बताया था कि इसके अंदर जो एटम की शेल यानी होती हैं, वो किस तरीके से होती है। कुछ जो होती हैं वो पहली बात तो इलिप्टिकल होती हैं, तो इसमें एक माइनर मेजर एक्सिस भी बताई। तो एक तो ये बताई इन्होंने, ऐसे भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन इन्होंने ये कही कि ये फिर कंडीशन ऐसे भी बन सकती है। फिर तीसरी कंडीशन इन्होंने कही कि भाई एटम फिर ऐसे भी बना सकता है। और लास्ट में इन्होंने बताया कि फिर ये ऐसी कंडीशन ऐसे करके बहुत सारी ऑर्बिटल ऑर्बिट आप बना सकते हैं। तो इसमें एक मेजर और माइनर एक्सेस का कंसेप्ट भी इन्होंने लगा दिया था। और अब मेजर और माइनर एक्सेस में क्या था कि अगर मैं अलग से इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ बीच में, जैसे सपोज कर लेता हूँ कि न्यूक्लियस जो है हमारा वो ये है, न्यूक्लियस ये है। अब एक ऑर्बिट में बना लेता हूं इस तरीके से, ये मैंने ऑर्बिट बना ली, ध्यान दे दीजिएगा इस पे, ये मैंने ऑर्बिट बना ली। तो यहाँ मेजर माइनर कैसे निकालेंगे, अगर मैं एक लाइन, इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ पर इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है मर्दन सिंह जी, आपने जवाब दे दिया, मैंने देख लिया है जवाब आपका, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, चलिए मैं अपनी लाइन खींच लूँ, नहीं तो आपको देखने में मेरी लाइन टेढ़ी हो गई। चलिए देखिए, यहाँ से मैंने एक इमेजिनरी लाइन, फिर हाथ कांप गया, एक मैंने यहाँ से इमेजिनरी लाइन इस तरीके से खींच दी, एक इमेजिनरी लाइन इस तरीके से डाल दी इस पे। तो अब आपको क्या करना है कि हम इस पे मेजर और माइनर एक्सेस की बात करेंगे, वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए अब क्या करते हैं कि देखो, न्यूक्लियस तो हमने ये बनाया, ये सेंटर पर रेड कलर का जो मैं डॉट रख रहा हूँ, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा। एक बात आपको बता देता हूँ, तो अब ये बताओ कि सबसे लंबी, न्यूक्लियस से सबसे लंबी दूरी कौन का, ये तो शॉर्ट दूरी हो गई और ये वाली लंबी दूरी हो गई। तो जो लंबी दूरी हो गई ये कहलाती है आपकी मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस कहलाएगी। और ये वाली आपकी कहलाती है माइनर एक्सिस। तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब मेजर माइनर एक्सिस में जो कंसेप्ट चलेगा, पॉइंट आ रहा है, ठीक है स्मिता, अभी मैं देखता हूँ, मैं इसको वो करता हूँ। चलिए अब देखिएगा, ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं, चलिए एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। जी चेक करिए, चेक करिए।
तो नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी मैं इसको अपडेट करता हूँ। ये हो सकता है सिग्नल प्रॉब्लम है, कुछ सिग्नल प्रॉब्लम है, आप परेशान ना होइएगा, आ जाएगा, सेट हो जाएगा अभी। चलिए अब देखते हैं, अब सेट हो जाएगा। एक मिनट का बस वेट करिए, मैं सेट कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा वेट करिए, मैं इसको सेट कर दूं। अभी बस सेट कर रहा हूँ, एक मिनट का वेट करें आप। चलिए अब देखिएगा, बताइएगा जैसा भी हो। तो मैंने यहाँ पर बेस्ड ऑन द एंगुलर मोमेंटम लिखा, मेजर माइनर एक्सेस लिख दी यहाँ पर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार लेंथ कैसे नापते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इस वैल्यू को, जो माइनर एक्सेस होती है, माइनर एक्सेस को मैं ऐसा कर देता हूँ कि k मान लेता हूँ, इसे k मान लेता हूँ, और इसको हम लोग जो है वो l मान लेते हैं। अब तो नहीं आ रही, बताइए, इसको हम लोग l मान लेते हैं। तो यहाँ पर बन जाता है l मान लीजिए या n मान लीजिए, जो भी आप मानिए। कुछ किताबों ने n माना है, तो मेरी राय में मेजर को n मानिए, इसे n मान लीजिए। तो ये n अपॉन k हो जाएगा, n अपॉन k मानो, या l मानना चाहो तो l भी मान सकते हो। n अपॉन k इज इक्वल टू हो जाएगा, लंबी सी लाइन खींच लीजिए, ऊपर n माना है तो नीचे लिखिएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लिख दीजिएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लिखिएगा, मेजर एक्सिस लिख देना बहुत सुंदर तरीके से, और नीचे लिख देना आप लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, इसलिए कंटिन्यूटी इसके साथ में कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हमने क्या करना है, इसी के साथ में इन्होंने ये भी बताया था कि मेजर और माइनर एक्सेस जब नापी गई थी, बताई गई थी, तो यहीं से एक फार्मूला निकल के आया था जिसका नाम था, यानी कि वैल्यू निकल के आई थी जिसका नाम था एंगुलर क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहीं से वो कंसेप्ट जनरेट भी हुआ था। अब बताइए, इसमें तक कहीं पॉइंट डॉट तो नहीं आ रहे? अब डॉट तो नहीं आ रहे, प्लीज बताइएगा जरा जल्दी से। चलिए इसी के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और आगे टॉपिक को कंसीडर करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा केवल इतना पूछा गया था कि ये मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है। तो लेकिन ये मॉडल एक्सप्लेन हमेशा फाइन लाइंस को कर पाया था। हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रम की डिस्कवरी है, वो इसने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, और ये मॉडल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल नहीं माना गया है ना। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस मॉडल की खास बात क्या थी। एक बात आपको बता देता हूँ। दूसरी, अगर हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट पे आते हैं, तो नंबर 1, अब थोड़ा सा शॉर्ट इसलिए लूंगा क्योंकि ये चीजें आपने बहुत ज्यादा पढ़ी हैं। एक तो डी ब्रोगलीज इक्वेशन, डी ब्रोगलीज इक्वेशन की अगर मैं पूरा टॉपिक वाइज नोट्स आपको दे दूंगा, आप परेशान ना। डी ब्रोगलीज इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी या m इंटू वी थी, ये डी ब्रोगली इक्वेशन, या फिर इसे हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी से भी रिप्रेजेंट करते थे। ये हमेशा डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन किया गया था। डुअल नेचर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है
वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव की तरह भी बिहेव करता है। ये बताया था आपको किसने, डी ब्रॉगली इक्वेशन ने बताया था। इस बात का आपको ध्यान, मतलब जितना भी मैटर है वो उसके अंदर मोशन पॉसिबल है ना, हमेशा मोशन में रहता है। तो ये कंसेप्ट नई बात, आप ये भी जान लीजिए कि ऑल मैटर पार्टिकल्स ऑलवेज इन मोशन लाइक अ वेव एज वेल एज पार्टिकल, दोनों करेक्ट रहते हैं। ये बात हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जहां पर पी जो है वो मोमेंटम है। मर्दन सिंह जी समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिए। चौधरी जी, लोगना, जो भी लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं वो लोग बताएंगे कि कोई कंफ्यूजन डाउट तो नहीं चल रहा है। तो ये चीज आप इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। मैं भी कराऊंगा अभी न्यूमेरिकल एमसीक्यूज भी कराऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा एमसीक्यूज एकदम पर्टिकुलर, आपको बढ़िया ढंग से करवाऊंगा मैं इस पे। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखिएगा, अगर एच की वैल्यू की जानकारी नहीं है तो एच की वैल्यू की जानकारी ले लीजिए। एच इज इक्वल टू, जो लोग नए हैं वो ले लें, बाकी जो पुराने हमारे साथी एकदम मस्त बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं उनको जरूरत नहीं। -34 हो जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और सेकेंड इनवर्स होता है। चेक कर लीजिए, गलती हो बता दीजिएगा। ठीक है, ये चीज आप नोट करिएगा। इसके बाद आता है कि जो एंगुलर मोमेंटम इन्होंने निकाला वो आखिरकार बोहर से कैसे मैच किया था। तो इन्होंने ये कहा था ये बताया गया बोहर का, आपने कोई इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये चीज जब इन्होंने बताई थी तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि भाई हम लोग इलेक्ट्रॉन, ये हमने ऑर्बिट कंसीडर कर ली, ध्यान दीजिए, ये हमने ऑर्बिट कंसीडर कर ली। इस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो कैसे रिवॉल्व करता है आपको पता, एक वेव की तरह रिवॉल्व करता है। तो वेव कैसे चलती है, वेव इस तरीके से चलती है, ये वेव की तरह बिहेवियर हम ऐसे करके दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव लाइक अ वेव, इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह चल रहा है, ये हमें डायग्राम बता रहा है। ठीक है ना, एक बात। दूसरी चीज आपको ये बता दूं कि जब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करेगा तो ये फेज आउट भी होगी, फेज इन भी होगी। कभी कभी फेज इन भी दिखा सकते हो, फेज आउट भी दिखा सकते हो। ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये आपका आउट ऑफ द फेज है। इनसाइड द फेज बनाइए तो इनसे शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला होता है 2πr इज इक्वल टू होता है n लैम्डा, है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई n हो जाता है। ठीक है, आपको ये भी पता है। अब आपको अच्छे से पता है कि लैम्डा की वैल्यू अभी हमने लिखी थी ऊपर, तो यानी कि लैम्डा की वैल्यू h/m इंटू वी मान लो, c को v भी मान सकते हो। ये हो गया आपका 2πr और नीचे हो गया आपका n। तो यहाँ पर आप देखिए NH अपॉन, यानी कि अगर मैं MB को ऊपर ले जाता हूँ, 2π को नीचे ले जाता हूँ, तो इसको H अपॉन ये n हो गया, तो NH अपॉन वो नीचे हो गया आपका NH अपॉन 2π नीचे ले आइए और MV को ऊपर ले जाइए, तो ये बन गया आपका MVR। तो ये बोहर ने जो कंसेप्ट दिया था कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π, उसका जनरेशन यहीं से हुआ था। और एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ये यूनिट इसकी जो होती है वो प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट के बराबर ही होती है। ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, एक चीज ये ध्यान रखिएगा। तो अब अगर आपको मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन जो 1s इलेक्ट्रॉन होता है वो रियली पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है, ये बात भी प्रूफ हो चुकी है ना। इलेक्ट्रॉन, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन दिखता कैसे है, इलेक्ट्रॉन की कंडीशन क्या है, तो कोई जवाब हमें दे पाएगा। यानी कि अगर मैं कहूं 1s इलेक्ट्रॉन कैसा दिखेगा, तो 1s इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह और बिहेव, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है 1s इलेक्ट्रॉन लुक्स लाइक, 1s इलेक्ट्रॉन लुक्स लाइक, मैं लिखे भी दे रहा हूँ, लुक्स लाइक कैसे दिखता है ये अगर आप बता पाए, लाइक अ पार्टिकल, लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज, लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव, एक वेव की तरह बिहेव करता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात जानकारी आप दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसा दिखता होगा, है ना, लुक्स लाइक। तो ये अगर मैं आपसे कहूँ ये छोटे से डॉट की तरह, यानी बिल्कुल टिनी डॉट दिखाई देता है, और वो टिनी डॉट जो हमेशा वेव की फॉर्म में मोशन करता है, जिसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ ये टिनी डॉट भी बोला जा सकता है, तो कोई इसमें दो राय नहीं होगी। टिनी डॉट, ये टिनी डॉट ऐसी होगी, बहुत छोटी सी वेव ऐसे करके दिखाई देगी, जो हमें इलेक्ट्रॉन का नेचर बताती है। तो इलेक्ट्रॉन को ऐसी चीज नहीं जो आपको पर्टिकुलर दिखाई दे जाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हमारे
इन बातों से आप जो हैं वो संतुष्ट होंगे शायद, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन को ऐसी चीज नहीं, बॉल नहीं कि हम पकड़ के देख पाए, कि ये केवल एनर्जी कंसेप्ट से ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, समझा जा सकता है ना। एक चीज। दूसरी चीज है कि यहीं पर इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ आया था, जिसका प्रिंसिपल एक पढ़ा जाता है, जिसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो हंस लो या रो लो, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। क्या चौधरी जी, आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं? दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, या तो हंसोगे या रोगे, दो में से एक काम हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते हैं, है ना। तो मैं वही, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक साथ पता करना इम्पॉसिबल है। और इसी को उन्होंने फार्मूला से बताया था। फार्मूला क्या था? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए तो यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इंटू एम हो जाए। एम इंटू डेल्टा वी लिखते हैं तो मैंने उल्टा करके लिख दिया एच अपॉन 4 पाई। ये फार्मूला भी यूज किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमने पोजीशन पता की तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी होगी, और अगर हमने वेलोसिटी पता की तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी, यानी कि दोनों एक साथ पता नहीं किए जा सकते हैं। ये फार्मूला भी हमें समझा रहा है। इस पे भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रतनाम जी, लुबना जी, क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? वॉइस आ रही है? यहीं पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो पीजीटी में आया हुआ, अक्सर आया हुआ है, जिसको हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अगर आप जानते हो तो ये क्वेश्चन पीजीटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं पीजीटी लिखे दे रहा हूँ इस पे, और इस पे इम्पोर्टेंट भी डाले दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट भी डाले दे रहा हूँ जी, इम्पोर्टेंट भी डाले दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस पे, है ना। चलिए, अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कौन बताएगा? कोई नहीं बताइए, चलिए मैं ही बताता हूँ। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, सॉरी, डेल वाई स्क्वायर होगा, नीचे वाई स्क्वायर हो जाएगा। जी रेनू बोलिए, रेनू बोलिए। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, हाँ ठीक है, प्लस प्लस 8 स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। आज बहुत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। ई माइनस वी साई इज इक्वल टू हो जाता है 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको वैल्यू सबकी पता ही है, लेकिन यहाँ पर अगर इस पूरे फैक्टर को, रेनू पूरे फैक्टर को रिप्लेस कर पाओ तो इसको लैप्लेसियन ऑपरेटर से डेल स्क्वायर साई, हाँ, प्लस आपका 8 पाई स्क्वायर, माइक ऑफ कर लीजिए, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0 से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ये दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ, माइक ऑफ करिएगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि इसको हम लोग, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, वो उसमें जो साई है, यहाँ पर नोट करने वाली ये पॉइंट होगी, जो क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर एक आइजन वैल्यू होती है, आइगन वैल्यू, यानी कि EIGEN, आइगन भी बोलते हैं, आइगन भी बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं, या आइगन फंक्शन का नाम भी देते हैं, EIGEN, आइगन फंक्शन का नाम भी हम लोग देते हैं इसे। तो मर्दन सिंह जी बताएंगे आपकी आइगन फंक्शन क्या चीज होती है? यानी वेव फंक्शन को हम लोग, यानी कि जो साई होता है, ये साई, इसे हम लोग वेव फंक्शन बोलते हैं, है ना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में डिफरेंट वैल्यूज होती हैं साई की। ये हर वैल्यू जो होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, है ना। हर वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं होती। हिंदी में लिखे दे रहा हूँ, हर वैल्यू सिग्निफिकेंट, हर वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं होती, सिग्निफिकेंट
नहीं होती, ठीक है ना, होती। जो वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है, जो वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है, सिग्निफिकेंट होती है उसी को, यानी उस वैल्यू को आइगन फंक्शन कहा जाता है। उस वैल्यू को आइगन आइगन फंक्शन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, आइगन फंक्शन कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी कि अगर हम लोग कहें कि ये जितने भी फंक्शंस होते हैं ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है ना, इसमें भी कोई दो राय नहीं, ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइगन वैल्यूज मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द एनर्जी। तो यहां पर लिखे दे रहा हूं, आइगन वैल्यू का मीनिंग क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आइगन वैल्यू रिप्रेजेंट्स, यहां पर लिखे दे रहा हूं, आइगन पूछा जा सकता है ना, इसलिए मैं इस पे थोड़ा बोल रहा हूं। आइगन वैल्यू रिप्रेजेंट्स टोटल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहां पर लिखता टोटल वैल्यू नहीं, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट ये करता है। निशांत, बात मेरी समझ में आ रही, एक तो ये ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पर आपको बताएं कि जो साई का कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन सिग्निफिकेंस साई स्क्वायर का होता है, यानी साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस होगा। तो ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट SIG नहीं, सिग्निफिकेंट है, ये वाली ये चीज सिग्निफिकेंट। अब यहीं पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, पूरी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक टर्म हम लोग ऑर्बिट पढ़ते हैं, एक ऑर्बिटल पढ़ते हैं। एक टर्म हमने पढ़ा ऑर्बिट और एक टर्म पढ़ा ऑर्बिटल। दोनों में खास बात क्या होती है वहीं पर ले चल रहा हूं आपको। एक्चुअल में क्वेश्चन अक्सर ये देखा गया है पेपर में कि जो यानी इसी से रिप्रेजेंट आपने ऐसे करके क्वेश्चन आज किसी ने डाला भी था, शायद लुबना ने, जहां तक मुझे याद है डाला था क्वेश्चन। मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया कि मैंने कहा समझाऊंगा। जैसे अगर ऐसे मान लीजिए कहीं पर आ गया, ग्राफ आ गया, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस चीज को, अगर मैं यहाँ पर आर की वैल्यू जो है यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पर 1 मान लेता हूँ, यहाँ 0, तो ये फिर 1s का बन जाएगा। और यहाँ पर हम लोग स्मॉल r यानी ये मानते हैं। अभी मैं समझाता हूँ आपको ये आखिरकार क्या है। शायद लुबना ने, जहां तक मुझे याद है कि शायद लुबना ने ही पूछा था, बाकी मुझे ध्यान नहीं किसने पूछा था। इसी तरीके से अगर ग्राफ पेपर में ऐसे आ गया, यहाँ पर मैं r की वैल्यू लेता हूँ, यानी r 2 और 0 लेता हूँ, 2 0 का मतलब हो गया ये 2s हो गया। अगर 2s ऑर्बिटल होगी तो फिर ग्राफ मेरा यूं जाएगा, नीचे पार कर जाएगा और नीचे ही इस तरीके से टर्न करेगा, है ना, इस तरीके से। तो मैं एक काम ये करता हूँ, ग्राफ को थोड़ा सा येलो कलर से दिखा देता हूँ, येलो कलर से दिखा देता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा मुझे लगता है, आपको अलग से दिखाई देगा। ये ऐसे थोड़ा जोड़िएगा नहीं, थोड़ा पास रखिएगा, टच नहीं करिएगा, बीच में गैप रखिएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग 3s के बारे में जानना चाहते हैं तो 3s में क्या होगा, ये हमने लाइन खींची और इस लाइन में क्या होगा, ये हमने ऐसे खींचा। तो यहाँ पर 3s का मतलब r की वैल्यू में यहाँ 3,0 हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ग्राफ कहाँ जाएगा, देखो, जब यानी एक बार जब भाई 1s है तो ऊपर ही रखना, जब 2s आ जाए तो एक बार क्रॉस कर देना, नोड इंटर नोड बना देना, और जब 3s आ जाए तो क्रॉस तो करना तय है, लेकिन एक बार ऊपर लाइएगा, यानी दो नोड आपको दिखाई देने चाहिए। एक इधर नीचे की तरफ ट्रफ हो जाएगा, ये क्रस्ट हो जाएगा, यहाँ केवल ट्रफ रहेगा, यहाँ केवल ट्रफ रहेगा, यहाँ केवल आपका ट्रफ और क्रस्ट दोनों दिखाई देने चाहिए, दोनों दिखाई देने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और ये न्यूक्लियस के पास का एरिया ही माना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए ये अगर मैंने स्क्वायर के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, अगर मानो स्क्वायर के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया तो फिर कैसे होगा, जरा देख लीजिए फटाफट, देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये लेक्चर और आपके इन क्वेश्चंस के लिए। कब ये हम कौन सा ग्राफ किसके लिए कब रिप्रेजेंट करेंगे, ये दोनों बातें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना जी। तो ये मैंने पहले भी आपको समझाए थे। देखिए, अगर हम लोगों ने यहाँ पर r स्क्वायर का टर्म लिया है
ये टर्म लिया है हमने आर स्क्वायर का, तो यहाँ पर मैं देता हूँ, जरा पेन पकड़ लूँ, ये यहाँ पर मैं लेता हूँ आर स्क्वायर ले लेता हूँ, और यहाँ पर 1,0, तो 1,0 तो वही 1s का बन गया, स्क्वायर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर मैंने 1s लिख दिया। अब मैं ग्राफ अगर दिखाना चाहूंगा तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल ही ग्राफ बनेगा इस तरीके का। नीचे नोड इंटरनोड पार नहीं करना है, आर की वैल्यू इस डायरेक्शन में आपकी चलनी ही चलनी है ना। ठीक है, चलिए 2 नोड ये आपको पता ही होना चाहिए। अब आपको नोड का फार्मूला भी पता है, एंड नंबर ऑफ द नोड्स अगर आपको निकालने n-l-1, तो अब आप ध्यान दीजिए, अगर सपोज कर लो 1s की बात आए तो 1 यानी कि 1 -0 -1, तो टोटल 0, यानी कोई नोड नहीं होगा। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कोई नोड नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका जो है n-l-1 अप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी। देखो अब अगर 2s की बात करता हूँ तो 2s में क्या निकालोगे आप, एक ही नोड आएगा, एक नोड ये वाला नोड दिखेगा, यहाँ 2 नोड दिख जाएंगे आपको। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग n-l-1 लगाते हैं तो यहाँ पर 2 माइनस, तो यानी कि 2 - 0 - 1 इज इक्वल टू 1, तो एक नोड ही तो दिख रहा है रेनू, लोग ना बोलो, एक ही नोड तो दिख रहा है यार। बाकी लोग जो है इस पे बोलिए कौन कौन लोग हैं लाइन पर, जरा उनके भी दर्शन कर लेता हूँ, कौन कौन लोग हैं लाइन पर, एक बार हाजिरी ले लेता हूँ। 24 लोगों में अनमोल यादव हैं, सुषमा है, स्वाति हैं, कंचन है, ठीक है, विनीता, ये सब चीज सब लोग हैं, ठीक, वेरी गुड, नाइस। चलिए अगर यहाँ पर मैं फार्मूला लगाता हूँ, फार्मूला यहाँ पर चलता है, तो क्या होगा, n-l-1, तो यहाँ पर आपका 3s है, ये 3s हो गया, तो 3s का मतलब हो गया कि आपका 3 - 0 - 1, यानी कि 2 नोड आएंगे, तो एक नोड ये, एक नोड ये, दोनों नोड आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, दोनों नोड आपको दिखाई दे रहे हैं, वेरी गुड। चलो ठीक है, शाबाश। अब इसी के आगे कंटिन्यूटी, मैंने यहाँ पर भी वही सब कंडीशन दिखाई दी, लेकिन ये स्क्वायर के टर्म में चल रहा है, तो अगर 2s का दिखाओगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर ले लिया, और यहाँ पर 2,0 ले लिया, ऊपर की तरफ चलोगे तो स्क्वायर करिएगा, तो ये स्क्वायर का मतलब है कि ये नोड्स ऊपर ही हमें दिखाने पड़ेंगे, तो एक ही नोड तो एक ही रहेगा, एक ही रहेगा, लेकिन स्क्वायर के टर्म में जाएगा तो ऊपर की तरफ बनेगा, सब चीजें वही रहेंगी। अगर हम यहाँ पर आर स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 3s का बनेगा, लेकिन अब फिर समझ गया होगा अब आप कि अब इसका मतलब ये है कि नोड ऊपर ही बनेंगे तो 2 ही, लेकिन ऊपर बनेंगे, नीचे नहीं बनेंगे, ये बात ध्यान देना। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, ये नोड की कंडीशंस रहती है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इजी वे में बता सकते हो कि ये किसका है, 2s, तो यहाँ पर भी n-l-1 लगाइए, तो यहाँ पर वही आपका हो जाएगा 2 - 0 - 1, यानी कि 1, देखो 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर n-l-1, तो यहाँ पर 3 - 0 - 1, यानी कि 2 दिखाई दे रहा है, 2 नोड आपको दिखाई देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके के ग्राफ बहुत सारे आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, और भी ग्राफ में आपको बता करके दूंगा। तो एक्चुअल में कंडीशन क्या है कि ऑर्बिटल होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑर्बिटल क्या है। ऑर्बिटल जो होती है वो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम होनी चाहिए, वही कहलाती है ऑर्बिटल। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब s ऑर्बिटल भी होती है, p ऑर्बिटल भी होती है, d ऑर्बिटल भी होती है, f, ये सब बातें आपको पता है। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, मतलब चाहिए हमें, यानी ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि ऑर्बिटल की बात करेगा, ऑर्बिटल्स की बात करेगा तो अंतर आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको पहले बता देता हूँ कि एक ऑर्बिटल अगर होती है तो इसका एक ही कॉलम कंसीडर होगा, और ऑर्बिटल्स की बात चलेगी तो सबसेल चलना शुरू हो जाएंगे, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। जैसे s ऑर्बिटल का मतलब हो गया, s ऑर्बिटल का मतलब हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल का मतलब हो गया कि इसमें भी मैक्सिमम रहते हैं कितने, 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में। d ऑर्बिटल में अगर पूछा जाएगा तब भी आप, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमेशा बताया हूँ, 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बोलो यार, बताया कि नहीं। f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, f ऑर्बिटल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन अगर मैं ऑर्बिटल्स वर्ड कर देता हूँ, s ऑर्बिटल बोलो या ऑर्बिटल्स बोलो या सबसेल बोलो, है ना, सबसेल, ये सब एक ही है, यहाँ पर परिवर्तन नहीं हो सकता है, यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर आप लोग p ऑर्बिटल्स बोलते हैं, p ऑर्बिटल्स बोलते हैं तो, या p सबसेल बोलते हैं
तो उस कंडीशन में भैया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 बोले जाएंगे, 2 नहीं बोले जाएंगे। बोलो यार एक बार हाँ हूं तो कोई जवाब तो दो यार, है ना। तो आपकी बात को मैं समझूं कि आप लोग जवाब भी दे रहे हो। हाँ स्वाति समझ में आ रहा है, स्वाति दीक्षित। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूं आपको डी ऑर्बिटल्स की बात करूं, तो डी ऑर्बिटल्स में अगर मैं आपसे चलता हूं या डी सबसेल में चलता हूं, तो डी सबसेल की कंडीशन भी वही है ना, कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर मैं एफ ऑर्बिटल्स की बात करूं, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करता है, वही ये कंफ्यूजन आपका मिटना चाहिए मेरे हिसाब से, और यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन उस समय बोल दिए जाएंगे। चलिए ठीक है, ऐसे हाँ हूँ करते रहिए तो हमें भी लगेगा कि आप जग रहे सो नहीं रहे, है ना। तो ये एक चीज ध्यान रखना। अब मुझे बहुत ज्यादा इसकी डिटेल इसलिए पढ़ाने की, ये चैप्टर जो है अब लगभग आपका ये सब चीजें अब यहीं से एक शुरुआत हो जाती है, जिसका नाम होता है क्वांट। एक तो इनके शेप याद रखना, एस ऑर्बिटल का पता ही होना चाहिए कि भाई ये जो शेप होता है स्फेरिकल जो होता है वो एस ऑर्बिटल की। बाकी मैंने वीडियो डाल दी है कि डी ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। पी ऑर्बिटल्स के केस में अगर जाओगे, हेलो नेहा बोलिए, नेहा बोलिए, कुछ कहना चाह रही हो। अरे हो गया था वो। हाँ नेहा बोलो। नेहा बोलिए, कुछ कहना चाह रही हैं आप। सर सॉरी, बाय मिस्टेक माय किड डिड दिस। सॉरी सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए अब यहाँ पर पी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करता हूँ, तो पी ऑर्बिटल आपको डंबल शेप दिखाई देती है। इसी तरीके से डी ऑर्बिटल की अगर बात चल रही, तो डी ऑर्बिटल अगर देखेंगे तो डबल डंबल। तो इनकी डिटेल मैंने ऑलरेडी वीडियोस में डाल रखी है, तो यहाँ पर मैं आपको टाइम की बचत करते हुए ये बताऊंगा कि उन वीडियोस को देख लीजिएगा कि कौन सा एक्सेस कहाँ पर जाएगा। ये मैंने बना दी आपकी कौन सी डी ऑर्बिटल बना दी, ये डबल डंबल शेप होती है, आपको पता होना चाहिए ये डबल डंबल शेप होती है। एफ ऑर्बिटल जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, नॉट डिफाइंड होती है, ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, है ना। डंबल शेप होती है, नहीं ठीक है, डंबल शेप होती है। ये डंबल है, ये डबल डंबल है, ठीक है, वेरी गुड। ये स्फेरिकल डंबल डबल डंबल। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो एसपीडीएफ टर्म है ये कहाँ से आए हैं, ये भी आपको पता है। एस का मीनिंग होता है, एस का मीनिंग होता है शार्प, एस का मीनिंग होता है शार्प। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, यहाँ पी का मतलब होगा प्रिंसिपल, पल नहीं प्रिंसिपल होता है, ध्यान दीजिएगा। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि डी का मतलब क्या होता है, तो डी का मतलब होता है डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड होता है, डिफ्यूज्ड। और एफ का मतलब होता है आपका क्या होता है, फंडामेंटल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फंडामेंटल। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आपको शायद पता रहने चाहिए। और इनकी डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से डाल रखी है, लेकिन मैं आपको आज बहुत कुछ ऐसी चीजें की जानकारी देता चलूंगा जो अभी आपने बहुत कम टच में रही होंगी। जी चौधरी जी। चौधरी जी बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो अब हम लोग टॉपिक मेन देखिए, क्वांटम नंबर क्या है, मैं वो भी और इजी वे में आपको क्वांटम नंबर तक ले जाऊंगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वांटम, क्वांटम नंबर लिख रहा हूँ। क्वांटम नंबर को एक्चुअल में मैं क्या कहता हूँ, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि क्वांटम नंबर ये क्या है, इट इज द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट द, अबाउट लोकेशन ऑफ, लोकेशन मतलब यहाँ पर एनर्जी लेवल की बात हो रही है। लोकेशन का मतलब हुआ एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल की बात करूं, है ना। इसकी शेप की बात करूं, शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात करूं, शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात करूं, ठीक है। तो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन इन एन एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, मतलब एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसको हम लोग कह सकते हैं।
ये एक्चुअल में एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोला जा सकता है क्वांटम नंबर। इस पे बेस क्वेश्चन भी आपको खूब आते होंगे। ये क्वांटम नंबर कितने तरीके का होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले ये आप बताएगा हमारा प्रिंसिपल। सबसे पहला कौन सा क्वांटम नंबर है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो n से रिप्रेजेंट होता है। ये शेल की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? शेल की जानकारी देता है, या फिर हम ऐसे बोलें ये ऑर्बिट की जानकारी देता है, या फिर ऐसे हम बोले कि ये एनर्जी लेवल की जानकारी देता है। वेरी गुड, नाइस मर्दन सिंह जी, सपना, एनर्जी लेवल की जानकारी देता है। तो ये सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए, है ना। दूसरी चीज है इसकी n की वैल्यू जो होती है वो अगर मैं बताऊं k, l, m और n, यानी कि n की वैल्यू अगर देखोगे तो k के लिए क्या आती है? k के लिए 1 आती है, l के लिए 2 आती है, यहाँ 3 आती है, यहाँ पर 4। अगर n की वैल्यू 1 है तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है बताइएगा? इलेक्ट्रॉन क्या है? मतलब फर्स्ट शेल में है। अगर 2 आ रही है तो n, अगर 2 है तो l में, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, इस तरीके से चलेगा। तो इसी तरीके से एक आगे दूसरा है हमारा, दूसरा कौन सा क्वांटम नंबर है? एक क्वांटम नंबर एजीमुथल भी क्वांटम नंबर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर एक, अभी आप बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको, वेट करते रहिए थोड़ा सा। इसे एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते, तो दूसरा नाम आप इसका ध्यान दीजिएगा, एंगुलर क्वांटम नंबर भी इसे बोलते हैं। तीसरा नाम सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। और तीसरा नाम इसका हो जाता है सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलेंगे। बिल्कुल डिटेल में चल रहा हूँ शिवानी, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो शिवानी। ये सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो इनमें क्या है, कभी आपको लग रहा हो सर यार कहाँ, इतना लेवल तो हमें खुद ही आता है, कभी ऐसा तो महसूस नहीं होता। यानी L की वैल्यू जो होती है वो 0 to n-1 होता है। आपका रिवीजन हो रहा होगा अच्छे से। अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 ही आएगी, अगर, यानी कि, और अगर n की वैल्यू अगर आपकी 2 है तो L की वैल्यू 0 और 1 आएगी। n की वैल्यू अगर आपको 3 है तो L की वैल्यू 0, 1 और 2 ही आएगी। n की वैल्यू अगर 4 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 आएगी। यानी एक वैल्यू n से कम रहेगी। तो इस तरीके से आपका बहुत सारी वैल्यूज आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो एक तो ये, और दूसरी चीज है कि L अगर s ऑर्बिटल के लिए है, p ऑर्बिटल के लिए है, d ऑर्बिटल के लिए है, f ऑर्बिटल के लिए है, तो L की वैल्यू s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, 3 f के लिए होती है। ये फार्मूला भी आपको मेरे हिसाब से पता रहना चाहिए, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है और जानकारी में आपके रहनी भी चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद तीसरा आ जाता है हमारा, तीसरा कौन सा है? तीसरा हमारा हो जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट होता है, और इसको ये हमेशा ये बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन ओरिएंट कैसे करता है ना, ओरिएंट कैसे करता है, ध्यान दीजिएगा। तो m की वैल्यू जो होती है वो -L से शुरू होती है और +L तक जाती है। 0 इंक्लूड होता है, विद 0, यानी 0 के साथ में वैल्यू ये रहेगी। जैसे अगर मान लीजिए L की वैल्यू 0 है तो m ऑटोमेटिकली 0 ही आएगा। अगर L की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1, 0 + 1 आएगी। अगर L की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2, -1, 0 + 1 + 2 आएगी, एंड सो ऑन, ये सब चलता रहेगा, है ना। पता है। इसी तरीके से आ जाता है चौथा, स्पिन क्वांटम नंबर। अब जब स्पिन क्वांटम नंबर्स की बात मैं करता हूं तो फिर अब क्या आ जाता है, इसे हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी देता है। ये हमें किसकी जानकारी देगा? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी देगा। एक बात आपको बता दूं, दूसरी चीज, अगर इलेक्ट्रॉन को मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन एक टिनी मैग्नेट है, तो अगर ये स्पिन इसका, अगर आप जानते हो, अगर स्पिन इसका क्लॉकवाइज चलता है तो S की वैल्यू जो है वो +12, जैसे हमारी अर्थ नहीं घूमती, अर्थ
जैसे अर्थ घूमती है, स्पिन भी करती है और ओरिएंटेशन भी करती है। ओरिएंटेशन सन के चारों तरफ करती है और सन के चारों तरफ तो ओरिएंटेशन होता है, और अपनी धुरी पर, अपनी मतलब एक्सिस पर जो है वो स्पिन करती है, ये भी आपको अच्छे से पता होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज है तो ये s की वैल्यू +½ रहेगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि अगर मैं इस तरीके से मान लेता हूँ, ये मैंने लिया है ना, तो ये इस तरीके से, ये मैं अगर कहूँ तो ये यहाँ पर मैं ऐसे बताऊं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन दिखाऊं, ये मैं एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा हूँ इसको, तो ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर s की वैल्यू जो है वो -½ कर दीजिएगा और जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो उल्टा दिखा दीजिएगा, तो ये स्पिन है ना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिए। इसको कभी कभी कुछ किताबें ऐसे भी छाप देती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें सही है, हम दोनों तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार हम लोगों को पता कैसे रहे। जैसे एल की वैल्यू जो होती है वो एन की वैल्यूज के बराबर आनी चाहिए, एम की जो वैल्यू होती है वो n² के बराबर आनी चाहिए। अगर s की वैल्यू की बात करें तो s की वैल्यू 2n² के बराबर आनी चाहिए। तो ये फार्मूले भी आपको चेक करने के लिए पता रहने चाहिए कि साहब हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं, तो ये चेकिंग फार्मूला भी है। अब अगर इस पे क्वेश्चन देख लेते हो, कोई क्वेश्चन बताओ भाई, तो अगर n की वैल्यू मान लेते हैं 3 है, n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू क्या होनी चाहिए, L की वैल्यू मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर मैं L लिख लूंगा, यहाँ पर मैं M लिख लूंगा, यहाँ पर मैं S लिख लूंगा। देखिए सीखे तरीके को, यहाँ पर अगर 3 है तो मैं 0 लिखूंगा, 1 लिखूंगा और यहाँ पर 2 खत्म कर दूंगा इसे, 3 नहीं लिखूंगा। अगर L 0 है तो M 0 ही आएगा। अगर L की वैल्यू 1 है तो ये M -1 0 +1 आएगा। अगर M यहाँ पर क्या आएगा, -2 -1 है ना, 0 +1 और +2 ही आएगा। s की वैल्यू हर ऑर्बिटल के लिए ±½ रहेगी, यहाँ पर भी 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 ±½ यहाँ पर भी रहेगी, ±½ यहाँ पर भी ±½ एंड सो ऑन चलती रहेगी। ठीक है, एक चीज इस तरीके से। अब मान लो चेक करना था, देखो l की वैल्यू n के बराबर आएंगी नहीं आएंगी, n कितना 3 है, l कितना आया 1 2 3, तो देखो n दोनों 3 आ गए, वैल्यू दोनों 3 के बराबर आ गई। ठीक है, l की वैल्यू 3 आ ही रही, चेक कर लो आप। चलो दोबारा लिख देता हूँ, l की वैल्यू आपकी 3 आ रही है, 1 2 3। अब m की वैल्यू क्या आएंगी, m की वैल्यू n² के बराबर आएंगे, यानी कि 9 आनी चाहिए, 9 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गई। इसी तरीके से s की वैल्यू आप चेक करना चाहो तो s की वैल्यू 2n² के बराबर होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 14 16 18, यानी कि 2 × 9 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 × 9, मतलब 18 वैल्यूज आपकी आ गई। आंसर भी चेक, काम भी चेक, एकदम मस्त टनाटन। इस तरीके के क्वेश्चन भी कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैलकुलेट द value of all quantum numbers for last electron of सोडियम, मान लीजिए सोडियम 11 है, कार्बन 6 है, इसी तरीके से पोटेशियम 19 है, जिंक 30 है, इसी तरह क्रोमियम 24 है, कॉपर 29 है। इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर जब निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं वो भी जल्दी से सीख लीजिए, पता होगा, लेकिन मेरा काम है, मैंने बोला रिमाइंड कर। अब ये सोडियम भैया है, 11 इलेक्ट्रॉन है, लिख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s1, आखिरी इलेक्ट्रॉन यहीं पर गया तो मैंने इसको बॉक्स में बंद कर लिया। यहीं से जो आगे नंबर लिखा है वो n की वैल्यू है, n = 3। L की वैल्यू 0 होगी क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए s की वैल्यू मैंने 0 लिखवाई है। आप चेक कर लीजिए s ऑर्बिटल के लिए, देखिए s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 है, आपको दिख भी रहा होगा ना, रेनू दिख रहा है। एक बात, दूसरी चीज आपको बता देना चाहूंगा कि अब यहाँ पर L की जब L 0 हो जाए तो M को 0 ही लिख दो और s ऑर्बिटल एक बना लो, इलेक्ट्रॉन एक दिख रहा है एक दिखा दो,
और यहाँ पर एल क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो एस की वैल्यू आप +½ लिख सकते हो, पॉसिबल है, बिल्कुल सही है ना। इसी तरीके से अगर कार्बन 6 की मैं बात करता हूँ तो अगले पेज पे कर लेता हूँ। 6 कार्बन है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1s अपना जिंदा है, 1s2 2s2 2p2, यानी कि अगर मैं 2p2 को ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे ये 2p2 आ गई, ये दो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो n की वैल्यू तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहीं पर गया है ना, इस चीज जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ यहीं पर गया है, तो यहाँ पर ये हो गया n = 2 आ गया, l = p में गया है 1 हो गया, तो m की वैल्यू हमें डिसाइड करनी, m यहाँ लिखो, ये हो गया आपका -1, ये 0 हो गया +1, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए ये आ रहा है आपका 0, तो यहाँ 0 लिख दो। तो अब s इलेक्ट्रॉन है कैसा आखिरी वाला, +½ हो गया, सिंपल। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो, मतलब अगर नहीं भी भूल गए हो बाई चांस तो मैं आपके साथ में, घबराइएगा नहीं। पोटेंशियम 19 कैसे लिखा जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, आखिरी इलेक्ट्रॉन यहीं पर गया ना, तो n = तो 4 रख दीजिए, l = 0 रख दीजिए, जब l 0 हो जाए तो m को भी 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 4s बना दो, 4s में एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, कैसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो +½ कर दीजिए, सिंपल। मजा आ रहा है ना, कुछ इंटरेस्ट आ रहा है या खाली ऐसे बोले यार सब तो खाली बोर कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं, कहीं दिल में जो बात हो कह दिया करिए कि नहीं सर छोड़िए हटाइए इसे आगे बढ़ाइए, अगर मन में कहीं कुछ लगे। अब जैसे कभी कभी गलती कहाँ होती है, जैसे मैंने जिंक का लिखा, जिंक 30 लिखा तो मैंने क्या लिखा, मैं सिंपल डायरेक्ट लिख दूं आर्गन 18 हो गया, आर्गन 18 हो गया, आर्गन 18, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका 3d लिख देता हूँ और 4s लिख देता हूँ, लेकिन 4s 2 होता है, 3d 10 होता है, तो इलेक्ट्रॉन आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया ना, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया, तो डी में जब इलेक्ट्रॉन गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग n की वैल्यू तो 3 डालेंगे, l की वैल्यू 2 डालेंगे क्योंकि डी में गया है, अब यहाँ 3d में बना लेता हूँ, 3d में बनाए ले रहा हूँ, इस तरीके से ये मैंने 3d बना ली, ठीक है। 3d में 5 बनाए, डी है ना तो 5 बननी तय है, बिल्कुल 5 बना दी मैंने। 10 इलेक्ट्रॉन डाले, देखो 10 इलेक्ट्रॉन में लाल रंग से डाले दे रहा हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो 10वां इलेक्ट्रॉन है वो यही तो हुआ। अब यहाँ पर m की वैल्यू लिख लेता हूँ, -2 -1 0 +1 +2, तो ये m की वैल्यू जो हमारी आई है, m की वैल्यू हमारी आ जाती है आपकी +2 आ जाती है। s इलेक्ट्रॉन घूम कैसा रहा है, स्पिन कैसा है, उल्टा है ना, तो -½ डाल दीजिए। तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, अगर इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कराएंगे। क्वेश्चन आता है कि n की वैल्यू आपकी 1 दे रखी है, l की वैल्यू आपकी जो है वो कौन सा क्वांटम नंबर मिसमैच कर रहा है, कौन सा, ऐसे क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप, ठीक है। एक बात आपको बता देता हूँ, दूसरी चीज आप जानिए कि लॉ है, इन लॉ को भी सुन लीजिए। नंबर एक है सबसे पहले हुन्स रूल, सबसे पहले तो हुन्स रूल है, आपको पता होना चाहिए। ये हुन्स रूल क्या बताता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अनटिल अनलेस ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्युपाइड, तब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। जैसे p में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है तो अब आप p में 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरोगे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, अगर p में 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो फिर p में 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे डालोगे, पहले इसमें डालोगे एक, फिर इसमें डालोगे। अगर p में आपको 3 इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो भैया फिर 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे डालोगे कि सब में एक आ जाए, सबके घरों में एक रोटी दे आओ, फिर बाद में जोड़ा बना लेना। यानी कि p में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो फिर समझ लीजिए आपको p में 4, ऐसे नहीं कि यहीं 2 भर दिए, गलत हो जाएगा, यहाँ भरो फिर यहाँ भरो, दिस इज द प्रॉपर पैटर्न। ऐसा नहीं जबरदस्ती पहले 2 भर लिए, बोले सर बात तो एक ही हुई, अरे भाई साहब ये केमिस्ट्री है, यहाँ बहुत कुछ बदल जाता है, ऐसे मत भर देना। बोले सर ऐसे ही भर देते हैं तो क्या बुराई है, ये गलत तरीका हो गया, नहीं हो गया, तरीका गलत है, हाथ चलते हुए भी दिखना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे भरना है। अब यहाँ p में 6 थे तो एक बच्चे से हमने कहा, वो पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, बोले सर हमारा सब बेसिक क्लियर है, तो हमने कहा भैया जरा हुन्स रूल के अकॉर्डिंग 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, उन्होंने आंख बंद करे भर दिए, बाद में हमारे चेहरे की तरफ देख रहे थे, हमने कहा भाई साहब गलत है, तो बोले सर 100% सही है, मैं तो बच्चों को यही पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा भाई साहब आप बिल्कुल पढ़ाते होंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर आपको से लिखवा लिए कि हुन्स रूल के अकॉर्डिंग बोर्ड पे लिख के दिखाओ कि 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो मर्दन सिंह जी 0 के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, ये तय है इंटरव्यू में।
रिटर्न में भले आपको नंबर मिल जाए, 6 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाओ, लिख आए तो कैसे लिखे भगवान जाने, लेकिन इंटरव्यू में 0 तय है, क्योंकि आपने हुन्स रूल अप्लाई नहीं किया है। हुन्स रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तभी होगी जब तक कि अनपेयर्ड एक एक ना हो जाए। 100%। ये हाथ चलना भी अपने में एक कला है, ध्यान दीजिएगा आप, हाथ चलाना भी अपने में कला है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हुन्स रूल हो गया। दूसरी बात मैं कर लेता हूँ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। तो यहाँ पर मैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात कर लेता हूँ। तो ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि यानी कि किसी भी no two electron of an atom have same value of the all quantum numbers. If the value of NLM are same, then S must be different. यानी कोई भी एक वैल्यू अलग हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए, सपोज कर लेता हूँ कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेता हूँ, कार्बन 6 लिया मैंने, और यहाँ पर 1s2 दिया, यहाँ पर 2s2 दिया, यहाँ पर 2p2 दिया। तो अगर मैं 2p2 यहाँ पर ऐसे बनाता हूँ तो 2p2 तो ये हुए ना, ये हुए आपके 2p2, और ये 2s मैंने बना दी, 2s में ये 2 हो गए, और ये 1s बना दी, ये 1s बना दी मैंने, इसमें भी 2 हो गए। तो अब मैं कहूँ आपसे कि इसी के निकाल लेते हैं। देखो, इसी के निकालो, इसका n निकालो, तो इसका n कितना होगा? इसका n हो जाएगा आपका 2, l कितना हो जाएगा 1, और m कितना हो जाएगा? m हो जाएगा -1, और s कितना हो जाएगा आपका +12। इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू जब लिखोगे -1 0 +1 आएगी। s इज इक्वल टू ये भी +12 आएगा। तो किसी भी चारों क्वांटम नंबर समान कभी भी हो ही नहीं सकते हैं, एक नंबर जरूर डिफरेंट आएगा अगर बाकी सेम आ रहे हैं तो। अब जैसे इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ n इज इक्वल टू 2 हो गया, l इज इक्वल टू 0 हो गया, m इज इक्वल टू 0 हो गया, s इज इक्वल टू +12 हो गया। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 हो गया, l इज इक्वल टू 0 हो गया, m इज इक्वल टू 0, s -12 हो गया। अगर बाकी एनएलएन सेम है तो फिर s की वैल्यू 100% बदल जाएगी। हाँ, लुबना ने पूछा है कि इसको हम लोग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई जवाब देना चाहेगा? कोई जवाब देना चाहेगा? एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों कहा गया, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों कहा गया? कोई इसमें ऐसा है? संजीव है क्या? बताएंगे? कोई ना कोई इसमें बताएगा, कोई ना कोई मेरा साथी इसमें बताएगा। पहले मेरी आदत है कि सबसे पहले मैं आपसे ही उगलवाता हूँ कि आंसर बताइए। संजीव भैया बताएं, संजीव बताओ, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों बोला गया है इसे? हाँ, चंचल बघेल बताओ, चंचल। व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सक्लूजन? बोलिए हाँ ना, माइक ऑन करिए। बोलिए जल्दी से, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी बोलिए। जी संजीव भाई बोले, बोलिए संजीव भाई बोले, पहले आप बोलिए। आवाज नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क। आ रही है आवाज, आ रही है, आप बोले। संजीव आवाज आ रही, बोलिए। चंचल। तो 2 इलेक्ट्रॉन है उनके, जो चारों क्वांटम नंबर है उनका सेम सेट नहीं हो सकता। वेरी गुड, नाइस। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात। एक बार हिंदी में बोलिए इसे, चंचल बोलो हिंदी। सर ये हिंदी तो फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। सर जो भी 2 इलेक्ट्रॉन है उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। हाँ नहीं नहीं, ये तो रूल हो गया। हाँ, सर ये तो रूल हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें एक्सक्लूजन वर्ड का मतलब क्या है? एक्सक्लूजन सर बाहर, जैसे नहीं। जैसे बाहर करना उस तरह से होता। अच्छा चलो ठीक है, अभी देखो रेनू बताने की कोशिश कर रही है। रेनू बताइए। स्वाति बोलिए, स्वाति बोलिए।
शिवानी बोलो। हेलो। हाँ गुड सर। इवनिंग हाँ बोलिए बोलिए शिवानी। सर। इसमें ये है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का फिक्स हो गया है कि ये उसकी क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज का सेट है, तो तो दूसरा बाकी एक्सक्लूड कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक्सक्लूड हो जाते हैं यस उस यस, वेरी कैटेगरी से। गुड वेरी गुड, नाइस नाइस। उनकी अब ये सेट ऑफ वैल्यूज नहीं हो सकती, दे आर एक्सक्लूडेड, वो बाहर हैं इस set से। बस बस आपने बिल्कुल एग्जैक्ट जो वर्डिंग बोली है यही है कि यानी कि अगर एक सेट सेम हो गया तो दूसरे को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, इसीलिए इसको वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। सही थैंक यू। सही सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल एग्जैक्ट यही जवाब है। सुन लिया चंचल? चंचल सुन लिया आपने? संजीव जी, संजीव जी माइक ऑन करिए। संजीव जी माइक ऑन करिए अपना। माइक आप कॉलर माइक ना यूज करके संजीव भाई, आप अपना पिन वाला माइक यूज करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। पिन वाला माइक ज्यादा बेटर काम करता है ना संजीव जी? सुन रहे हैं मेरी बात? यानी कहने का मतलब लोगना ये है कि अगर किसी भी सेट, जैसे ये दो, एक सेट क्वांटम नंबर का सेम आ रहा है 1 2 3, तो दूसरा फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो सेम वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यानी चारों क्वांटम नंबर, मतलब क्या हुआ भाई, प्रिंसिपल भी तो यही कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम। किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नहीं समान हो सकते। तो अगर दो सेम हो गए सेट, तो बचे हुए क्या कर देना, एक्सक्लूड कर देना, निकाल देना है। इसी को एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोला गया है। ठीक है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोला गया। चलो बहुत अच्छी बात है आपने बताया। इसके बाद एक प्रिंसिपल और भी है, एक रूल और भी है जिसका नाम है अफवाऊ, है ना? अफवाऊ प्रिंसिपल हम लोग लिखते हैं, रूल नहीं है, अफवाऊ। तो ये बताएंगे ये अफवाऊ जो थे वो कौन थे? अफवाऊ, है ना? अफवाऊ प्रिंसिपल है, बताइए कौन थे अफवाऊ? अफवाऊ प्रिंसिपल कौन बताएगा? अफवाऊ कौन थे? बोलिए जल्दी से। मर्दन सिंह बताइए अफवाऊ कौन थे भाई? तो ये बोलेंगे मर्दन सिंह जी? बोलिए मर्दन सिंह जी बोलिए, अफवाऊ कौन थे? हाँ वेरी गुड, जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है ये। तो इसका मतलब क्या होता है? अफवाऊ एक जर्मन वर्ड है, अफवाऊ एक जर्मन वर्ड है। स्मिता गौतम बोलिए, बोलिए स्मिता। अफवाऊ एक जर्मन वर्ड है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है ना? जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, है ना? तो यानी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट निशान, साइंटिस्ट का नाम नहीं था, वेरी गुड नाइस। चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब बिल्डिंग अप होता है, और जो लो लेवल से ऊपर जाता है, इलेक्ट्रॉन हम हमेशा लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ फिलिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है, मैं शॉर्टकट में लिखे दे रहा हूँ, रूल नहीं लिखूंगा। इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो होती है वो कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो होती है वो हमेशा लो एनर्जी लेवल से, लो एनर्जी लेवल से जो होती है वो कहाँ होती है? लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है। हाई एनर्जी लेवल की तरफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, ये कहता है अफवाऊ प्रिंसिपल। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनों का खेल खेलते हैं, तो आपने भी अपने बच्चों को खिलाते होंगे, हम भी आपको खिला दे रहे हैं। यहाँ पर 1s हो जाता है, यहाँ 2s लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर 3s लिखते हैं, यहाँ 4s लिखते हैं, यहाँ 5s लिखते हैं, यहाँ 6s लिखते हैं, यहाँ 7s लिखते हैं। ऊपर से एक छोड़ दीजिए, यहाँ पर 2p ले लीजिए, यहाँ पर आप 3p ले लीजिए, यहाँ 4p ले लीजिए, यहाँ 5p ले लीजिए, यहाँ 6p ले लीजिए, यहाँ 7p ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप फिर एक छोड़िए, 3D ले लीजिए, 4D ले लीजिए, 5D ले लीजिए, यहाँ 6D 7D नहीं, अभी तक डिस्कवरी में है, यहाँ 4F ले लीजिए, यहाँ 5F ले लीजिए, और बस इतना ही होता, 6F अभी नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर हमें इलेक्ट्रॉन फिलअप कराने हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में ले जाइए, 1s के बाद फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ ले जाइए? पहले आप इलेक्ट्रॉन 1s में ले जाइए, 1s में ले जाइए, फिर इलेक्ट्रॉन आप 2s में ले जाइए,
2s के बाद फिर आप 2p में लाइए, 2p के बाद 3s में आ जाइए, 3s के बाद फिर पीछे से आइए 3p में, 4s में, सो ऑन। ये आपको पता है, आप भी अपनी जब कोचिंग पढ़ाते होंगे तो खूब बच्चों को सिखाते होंगे कि भैया पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना बेटा, दूसरा यहाँ भरना बेटा, तीसरा यहाँ भरना, मेरे लाल गलत मत करना। बाद में बच्चे गलत करके ले आते हैं, फिर आप बताते हो अरे बेवकूफ गधे ना, शुरू में पहले लाल कहोगे बाद में गधे, तुम्हें इतना समझा समझ में नहीं आया। तो ये इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। मर्दन सिंह जी ऐसा ही तो होता है यार, है ना। बच्चों पहले अरे बेटा ऐसे भरेंगे, बाद में समझा ले क्या है तो यही बोलोगे बेवकूफ नहीं, इतनी देर समझा समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। तो ये सब चीजें हैं। अब इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग करते हैं तो हमेशा याद रखना कि जब एक ऑर्बिटल भर जाए तभी दूसरी ऑर्बिटल में एंट्री करना, उससे पहले दूसरी ऑर्बिटल में एंट्री मत करना। यानी कि सबसे पहले 1s पूरी हो जाने देना, फिर आपका 2s। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉमा मत लगाया करिए। अब आजकल के टाइम पर एनर्जी लेवल है, कॉमा रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s, लेकिन पहले आप 3d लिख लो फिर 4s लिख लो, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 4s में, यानी n+l रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए। यानी n+l रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरना जिसकी यानी कि फर्स्ट, यानी फर्स्ट फील्ड कौन होना चाहिए, फर्स्ट फील्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड लेस n+ वैल्यू होनी चाहिए, लेस n+l वैल्यू वाला होना चाहिए, है ना। और अगर मान लीजिए कहीं पर जो है वो दोनों n+l वैल्यू सेम है, सेम n+l वैल्यू है, सेम n+l वैल्यू है, अगर सेम n+l वैल्यू है तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, whose n वैल्यू इज लेस, whose n वैल्यू इज लेस, जिसकी n वैल्यू लेस होती है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर अचानक आपसे कोई ये पूछ लेता है कि यार बताओ कि भैया ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन पहले 4p में भरा जाएगा या 3d में भरा जाएगा, तो निकाल लो इसकी n+l। इसकी n+l क्या हुई, 4+1 मतलब ये 5 हो गया। इसकी n+l क्या हो गई, 3+2 ये भी 5 हो गया। तो दोनों में जब 5-5 आ रही तो n वैल्यू कम किसकी है, n वैल्यू कम किसकी है, तो n वैल्यू यानी कि 3d फील्ड फर्स्ट, 3d फील्ड फर्स्ट, क्यों फर्स्ट भरी जाएगी, एज n वैल्यू इज लेस, इसकी n वैल्यू जो होती है कम होती है ना। इस तरीके से अगर मान लो हकल रूल कहाँ पे आ गया, हकल रूल कहाँ पे आ गया, ये कौन सा लिख दिया भैया मर्दन सिंह जी, हकल रूल कहाँ पे लगा दिया यार आपने, हकल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल होता है हकल रूल। मर्दन सिंह जी कहाँ चले गए आप, तो अगर मान लीजिए कोई कहता है 3s भरनी है और आपका 3p भरनी है, 3p भरनी है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या करना है, 3+0 यानी कि 3 आ गया, यहाँ 3+1 यानी कि ये 4 आ गया। तो इलेक्ट्रॉन फिर 3s में पहले भरा जाएगा, 3s एज इट हैज लेस n+ वैल्यू, l वैल्यू। समझ में आई आज की क्लास कुछ, ये चीज थी मैंने बताई आपको। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। अब मैं कल आपको बताऊंगा कि इसी में स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट निकालते कैसे, स्क्रीनिंग स्प्लिटर्स रूल क्या होता है ना। ये सब बातें कल मैं दी एंड करूंगा इसको, और कुछ इंपॉर्टेंट इसके टर्म और टॉपिक भी बता दूंगा, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा, और आपका सैटरडे को टेस्ट सेट करता हूँ इसका, बिल्कुल एक एक चीज मैं आपकी क्लियर करूंगा। पहले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, कल भी कराऊंगा, परसों भी कराऊंगा, 2 दिन क्वेश्चन कराऊंगा, फिर सेट करूंगा टेस्ट, है ना। तो कल हम लोग एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ लेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक काम स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, साथ में ही स्लेटर्स रूल के बारे में भी पढ़ेंगे, कल। और कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के साथ में करेंगे, हर फार्मूले का एक बार रिवीजन कराऊंगा, फिर मतलब पूरा टॉपिक आपको टच में लाऊंगा। अभी मुझे बताइए कि क्या हमारा ये तरीका आपको पसंद है या नहीं, ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से, क्या हम इसी पैटर्न पे चलें या फिर वही क्वेश्चंस कराएं। मैंने आपको पहला चैप्टर अभी कल खत्म करूंगा, कल बहुत सारी चीजें और भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, कुछ अच्छी बातें जो अभी छुपा के रखें वो भी कल बताऊंगा आपको। तो क्या आपको ये मेरा मेथड और पैटर्न लाइक करते हैं कि 3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाए, 4 दिन में फिर क्वेश्चन हो जाए,
एक हफ्ते में अगर हम लोग 2-1 चैप्टर खत्म करते चलेंगे तो हमें उम्मीद है कि हम अपने एग्जाम तक, चाहे झारखंड का हो, चाहे वो यूपी पीजीटी का हो, वो हमारा एकदम अप टू द मार्क जाएगा, अप टू द मार्क जाएगा, क्योंकि हम डीप पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें डीप स्टडी हमारी चल रही है। और इसमें छोटी चीज भी पढ़ेंगे, इसमें हम लोग बड़ी चीज भी पढ़ेंगे, इसमें हम लोग जो है वो मीडियम भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि टीचर स्फेरिकल नोड और के बारे में बिल्कुल भी खेमराज बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, खेमराज बताऊंगा। यूपी पीजीटी का एग्जाम निशांत जो है वो सितंबर के बाद की बात करिए, अक्टूबर की बात करिए, इससे पहले कोई चांस नहीं दिख रहा है, सितंबर अक्टूबर में बात करिए। झारखंड जो है वो जल्दी हो सकता है, झारखंड हो सकता है जल्दी। झारखंड कब तक हो सकता है? लगभग जून जुलाई हो सकता है ना, जून जुलाई हो सकता है। तो ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा। तो इसी पैटर्न पर हम कल आपसे फिर मिलेंगे 9 बजे, ठीक है? तब तक के लिए वेरी गुड नाइट, अच्छे से सोइए, तकिया सिर पे लगा के सोइएगा, है ना, पैरों में नहीं। जीआईसी की वैकेंसी, कंचन, जीआईसी की वैकेंसी अभी नहीं उम्मीद है, दिसंबर ही मान के चलिए, तभी आएगी जीआईसी की वैकेंसी, जब तक तैयारी हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है? पुष्पेंद्र, क्लास कैसा लग रहा है? पुष्पेंद्र, क्लास कैसा लग रहा है? बोलिए पुष्पेंद्र जी, क्लास कैसा लग रहा है? खेमराज, मैंने आपसे कुछ बात कही थी, स्मिता आपसे भी कुछ कहा था, आप लोग 2 लोगों से मैंने कुछ पर्टिकुलर बात कही थी, लेकिन शायद आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। मैं वेट करता रहा कि आप मुझे, मैंने आपको जिस बात के लिए कहा है उसका कुछ रिप्लाई करेंगे आप। खेमराज एज वेल एज स्मिता गौतम। चलिए, ओके, गुड नाइट टू ऑल।